Assalamu alaikum and welcome back to my channel again. So today we are going to talk about yet another very good topic. So that is sonnet. So we will be talking about the evolution of English sonnets and see that how did this thing come to England from Italy. And one more thing, like we know that the poetry had that basically developed in 14th century, और उसके बाद जो पोइट्री है बेसिकली इट कंटिन्यूड एज अ ट्रेडिशन. सो बड़ा एक लंबा अरसा एंग्लो सैक्सन एज एंड एंग्लो नॉर्मन एज, ये जो एजेस थी इनमें ज़्यादातर जो फोकस था दैट वाज ऑन पोइट्री. इवन उससे पहले भी कुछ मिसालें मिलती हैं हमें पोइट्री की. सो पोइट्री डोमिनेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन उसमें जो स्टाइल थे पोइटिक के, they included like epic poems or satirical poems or all those poems like which were greater in length. और epic poetry का तो वैसे ही बड़ा मुकाबला रहा लोगों का आपस में, but people wanted something shorter, something compact. Italy made this thing was already working, but and it came to England afterwards. और फिर जो sonnet थी इसकी खूबी क्या थी या क्यों इसको पसंद किया जाने लगा? इट वॉज अ 14 लाइन पोम, एक शॉर्टर सी पोम थी, और शॉर्ट पोम में बड़े खूबसूरत इसकी राइम स्कीम थी, बड़े खूबसूरत मीटर्स यूज़ होते थे. और ये जो पोइट्री थी बेसिकली इस यानी जो 14 लाइन पोम थी जिसको हम सोनेट कहते हैं, इसमें जो यानी बहुत सारे बड़े थीम्स को, जिस दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाता है, इस सब बहुत ज़्यादा themes को कंडेंस करके एक छोटी सी पोम में प्रो दिया जाता था. सो दिस वाज द रियल ब्यूटी ऑफ सोनेट. सो लेट्स गो एंड सी व्हाट और हाउ डिड सोनेट इवॉल्व और डेवलप. पोइट्री के वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम सबसे खूबसूरत टाइप देखें, सबसे ज़्यादा क्यूट टाइप देखें पोइट्री की, सो दैट इज सोनेट. So today we are going to talk about the evolution of sonnet and how did it come to England or to English literature. And first of all, what is a sonnet? So इसका सिंपल आंसर ये है कि सोनेट जो है वो पोइटिक फॉर्म में है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये 14 लाइंस पे बेस्ड है, यानी कंपोज होती है 14 लाइंस के ऊपर. और इसकी जो राइम स्कीम है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड है, एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जाता है. इसमें कंसिस्टेंट मीटर है और एक वोल्टा. सो वोल्टा इज ऑल्सो नोन एज अ टर्न. इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक टोनल और थीमेटिक शिफ्ट होती है. ये टोनल शिफ्ट होती है या थीमेटिक शिफ्ट, ये शिफ्ट्स होती हैं इसके अंदर, इसलिए इसको टर्न कहा जाता है. सो सेंचुरीज अगो और लाइक व्हेन इट डेवलप्ड एंड आफ्टरवर्ड्स, पोइट्स जो हैं उन्होंने थोड़ी बहुत लिबर्टी ली ताकि वो इसके जो लाइक 4 मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें या तो ऑल्ट्रेशन पैदा करें या उनको चेंज करें, किसी एक उसके एस्पेक्ट को ओमिट कर दें. लेकिन जो है ज़्यादातर जो अब सोनेट्स पढ़ते हैं, जो इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्म है वो उस मयार पे पूरी उतरती है. And when were the sonnets invented? So technically जो sonnets हैं ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये इटली से बोरोड हैं, इटली में ये डेवलप हुई. और एक 13th century notary named Giacomo da Lentini, इसने इस चीज़ को first of all invent किया, लेकिन ये ज़्यादा attribute की जाती है या मशहूर है, that is popularized by 14th century humanist scholar named Francesco Petrarchan, जिसको हम इंग्लिश में पेट्रॉक कहते हैं, उसे इटली में पेट्रार्का के नाम से जाना जाता है. और जो पेट्रार्क की जो फेमस कलेक्शन है कैंजियनरी, उसमें we find 366 poems, 366 poems, और जिसमें से 317 जो हैं they are sonnets. और ये ज़्यादातर जो लिखी गई, ये लिखी गई एक वुमेन की प्रेज में जिसका नाम लौरा था. और जो जनरल थीम था इस पोम का और इन नज़मों का, ये इट वाज अनरिक्वेटेड लव और अनअटेनेबिलिटी ऑफ लव. और जो स्पीकर है बेसिकली, जो पोम का नरेटर है, he wants to love Laura but is never quite able to get her love in return.
सो बेसिकली उसके बाद भी जो पोम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं डेवलप होता हुआ, उसमें भी ज़्यादातर जो थीम है, कॉमन थीम, वो ये है जो कि ऑनवर्ड्स शेक्सपियर में, डन की पोम्स में ये चीज़ें हमें मिलती हैं। हालांकि जॉन डन जो है उसने अपनी लाइक एन मोर के फ्रेज में भी बहुत सारी सोनेट्स लिखी, लेकिन बहरहाल दिस रिमेन्ड अ मेजर थीम। अभी जो एक्सप्रेशन था सोनेट्स का, जिसके अंदर ये जो स्टाइल था जिसमें हम एक्सप्रेस करते थे अनअटेनेबल लव और अनरिक्विटेड लव फॉर अनदर, सो इसको पेट्रार्किज्म कहा गया, पेट्रार्क की वजह से, बिकॉज ही कॉमनली रोट अबाउट दिस थीम। और इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस ज़्यादातर यूज होती थी, उनमें हमारे पास जो प्रोमिनेंट डिवाइसेस थी, दे वर सिमिलीज लाइक माई लव इज लाइक अ मून, और मेटाफर्स माई लव इज अ मून, और कंसीट्स यूज होती थी जिसको जॉन डन ने बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे यूज किया, कि फॉर एग्जाम्पल माई लव इज पोलन ऑन द ब्रीज, और इसमें फिर ब्लाजॉन्स यूज होते थे विच वर द लेंथी डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन, यूजुअली फ्रॉम टॉप डाउन, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई लवर्स हेयर स्पेल्स लाइक अ waterfall, or her eyes do glisten like two polished gems, or her voice is as the bird of heaven's call, etc. अब ये जो ऑब्जेक्शन ऑफ अफेक्शन है, ये रियल इट इज रियली गिवन अ वॉइस, इस चीज को ज्यादातर इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। सो बेसिकली ये जो है लाइक इसमें ये बेसिकली मेन चीजें थी जो कि इसमें यूज की जाती थी सोनेट्स की उस मेकिंग के अंदर। अब इटली में लाइक इंग्लैंड में आने से पहले 2 centuries ago sonnets had already evolved। ये वो टाइम था जब 14th century में ऑलरेडी पोइट्री तो स्टार्ट हुई हुई थी, यानी वो तो एंग्लो सैक्सन एज से चल रही थी, लेकिन उसमें सोनेट्स नहीं आई थी। अब 1530s के अराउंड जो सोनेट्स थी दे रीच्ड इंग्लैंड। जो स्कॉलर्स से जिनको क्रेडिट दिया जाता है, जिन्होंने सोनेट राइटिंग को पॉपुलराइज किया इंग्लैंड में, सो उसमें सर थॉमस वाइट जो है, सो वो बेसिकली इसको लेके आया इंग्लैंड में। उसमें कुछ पेट्रार्क की सोनेट्स की ट्रांसलेशंस भी थी, कुछ उसकी अपनी कंपोजिशंस भी थी। फिर इसमें जो फाला कोर्टियर्स थे किंग हेनरी 8 के टाइम पे, उन्होंने भी सोनेट फॉर्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। जो थॉमस वाइट था, ही वाज आल्सो अ वेल नोन डिग्निटरी। उसके साथ साथ जो कोर्टियर्स थे उसमें एक और नोटेबल कोर्टियर हेनरी हावर्ड, हु वाज अर्ल ऑफ सरे, सो ही इज आल्सो क्रेडिटेड विद द इंग्लिश सोनेट फॉर्म। सो ये बेसिकली जो इंग्लिश सोनेट फॉर्म जो उसने लिखी, ये बेसिकली वो थी जो पेट्रार्क के मॉडल को फॉलो करती थी। सो 1557 में, यानी वाइट और सरे जब उन्हें गए काफ़ी अर्सा हो चुका था, अर्ली डेथ हुई इनकी। सो एक इम्पॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन लाइक जिसका टाइटल था सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, इट वाज पब्लिश्ड, और इसने फीचर किया बहुत सारी किताबों को इन दोनों पोइट्स के हवाले से। और इसमें और एनोनिमस पोम्स भी थी, बहुत सारे और कोर्टियर्स और लोगों की, जिनमें काफ़ी हद तक सोनेट्स प्रोमिनेंट थी। अब क्वेश्चन ये है जिस पे डिबेट की जा सकती है, लाइक टोटल मिसलेनी, इट वाज द बुक बेसिकली जिसमें सोनेट्स वगैरह लिखी गई थी, इट वाज पॉपुलर and it was going through 10 editions between 1557 and 1586. Sir Philip Sidney फिर आया, so he was a lauded courtier जिसने एलिजाबेथ वन की प्रेज में बहुत कुछ लिखा। So he wrote his first known Petrarchan sonnet, उसने 1580s में लिखी, जिसका टाइटल था एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। और फिर बहुत सारे पोइट्स आए जिन्होंने इस मॉडल को फॉलो किया, और लाइक रेनेसेंस के एंड तक ये मॉडल चलता रहा। अब जो ब्रेविटी थी फॉर्म की, इसने सोनेट्स को बहुत इजी कर दिया लिखना इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। लाइक इट वाज नॉट दैट
a case like an epic जिसके लिए you had to think a lot, you have to write a lot. सिर्फ you had to write 14 lines और उसमें ये writers अपना एक पूरा मकसद बयान करते थे. So बहुत सारे लोगों ने पेन किया, बहुत सारे लोगों ने अपने कलम को ट्राई किया. So यहाँ पे ये था कि ये सॉनेट्स ये पॉपुलर से पॉपुलर हुई, इनका कभी डाउनफॉल नहीं आया. फिर इसमें ये था कि एक जो यूनिवर्सल थीम था अनरिक्वेटेड लव, ये भी कभी बूढ़ा ना हो सका क्योंकि ये हमेशा चलता रहा है. दैट इज वेरी मच अ नेचुरल थीम. बाद में आने वाले जो सोनेटियर्स थे सच एज जॉन डन, उन्होंने कहा सोनेट को हम और थीम्स के लिए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. जिस तरह मैंने पहले कहा कि उसकी कुछ जो हैं सोनेट्स दे आर अबाउट अनरिक्वेटेड लव, जो कि एक वुमेन की डिसलॉयल्टी के हवाले से लिखता है, लेकिन उसने काफ़ी हद तक इसमें मेटाफर्स, कंसीट्स और वो जो एक रेनेसेंस का आफ्टर इफेक्ट से उनको लेके फिर अपनी बिलव्ड की मोहब्बत और उससे दूर जाना और उसमें उसके बारे में तारीफ़ें करना. सो उसने बहुत सारे डिफरेंट थी. और फिर रिलीजियस जो उसकी सोनेट्स थी, होली सोनेट्स, उसने डिवाइन थीम्स पे भी लिखा, डिविनिटी को लेके आया. लेटर एज में हाजी हो गया, उसने फिर यानी नेक हो गया और उसने खुदा के हवाले से, ट्रिनिटी के हवाले से, क्राइस्ट के हवाले से, डेथ के हवाले से, इस हवाले से भी सोनेट्स कंपोज की. अब जो सोनेट्स हैं इनमें क्या होता है? सोनेट्स बेसिकली जो उसकी एनाटॉमी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज 14 लाइंस. Anything, any poem that is beyond 40 lines is not known as a sonnet. Yet some people tried saying it's sonnet. We'll discuss it later on in the video. So first of all, it has to be of 14 lines. Then there has to be a standardized rhyming scheme, and then a consistent meter, and then finally a volta or a turn. एक volta या एक turn, ये भी इसका एक part जरूरी है. अब इंग्लिश और इटालियन सोनेट्स में सबसे जो कॉमन मीटर था दैट वाज इयाम्बिक पेंटामीटर. पेंटामीटर कहते हैं जिसमें 5 मीटर्स होते हैं. एंड इट इज मेंट टू मिरर द कैडेंस ऑफ नेचुरल स्पीच, के नेचुरल स्पीच से मिलता जुलता होना चाहिए. जो इयाम्ब है दैट इज सिंपली अ टर्म फॉर 2 सिलेबल्स टुगेदर. जो 1 इयाम्ब है दैट हैज 2 सिलेबल्स इन इट, और जो स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल पे. यानी एक वर्ड जो है कि उसमें या लाइक अगर इकट्ठा बोला जा रहा है, I might या I might या suggest, ठीक है. अब वर्ड suggest में अगर हम कहते हैं 2 सिलेबल हैं, सज एंड जेस्ट, तो इसमें जो एक am में जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी ऑन द सेकंड सिलेबल, वो दूसरे सिलेबल पे होगा. For example, we have words like prepare, embark, debate. So इसमें हम syllable जो second है उस पे ही stress करते हैं. ये भी याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है, नॉर्मली ये होता है कि जो verbs होते हैं उनके हम 2 syllabic words, उनके हम second syllable पे ही stress करते हैं. और अगर nouns हो 2 syllabic तो हम उसके first syllable पे ही stress करते हैं. So pentameter जो है that refers to number of AMs in a line, and penta means 5. जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो उसकी काउंटिंग है उसमें हम पेंटा 5 को कहते हैं, जिसका पेंटागन उसके 5 कोने बने में, अगर अमेरिकन बिल्डिंग देखें वो. तो therefore a line of iambic pentameter is usually 10 syllables made up of 5 AMs. So 10 syllables होते हैं, उसमें 5 AMs होते हैं. हर एक AM में 2 syllables होते हैं. फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस होता है और दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है. लाइक जो लाइन आपके नीचे दी गई है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें, सो दैट मे बी प्रोनाउंस्ड लाइक, और व्हेन यू रीड अ सोनेट यू मे रीड इट लाइक आई माइट सजेस्ट दैट यू आर नाउ प्रिपेयर्ड. इस तरह. सो फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन यू कैन सी ऑन यूट्यूब हाउ टू रीड शेक्सपियरियन सोनेट और हाउ टू रीड iambic pentameter. अब बाद में आने वाले कई लोगों ने जिन्होंने सोनेट्स को ट्राई किया, उन्होंने एग्जैक्टली मीटर्स को फॉलो नहीं किया. अब जो लेकिन इसको इट मीन्स कि इसके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं.
लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप के स्ट्रेस्ड सिलेबल्स इतने ज़्यादा हों कि आपको सुनने में ही मज़ा ना आए, क्योंकि सोनेट्स को हम इस तरह चीख के एक गला फाड़ के नहीं पढ़ते. पोइट्री इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन काइंड ऑफ थिंग जिसको बड़े प्यार से पढ़ा जाता है. सो मीटर्स शुड बी अकॉर्डिंगली कि उसको सुनने में मज़ा आए. सो मीटर्स जो है वो साइलेंस लाइक कुछ साइलेंट होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि कुछ स्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं. अब ये लेकिन इसका दिस इज नॉट लाइक एन एग्जैक्ट साइंस. कहीं डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर स्पीकर्स जो हैं दे पुट स्ट्रेस, और ये भी पॉसिबल है कि आप इन्हें पढ़ें डिफरेंटली, लेकिन यानी आप एक सोनेट को एक डिफरेंट अंदाज में पढ़ें, लेकिन दैट इज परफेक्टली फाइन. सिर्फ आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो पॉइंट ऑफ मीटर है दैट इज टू एडहेयर टू कंसिस्टेंट रिदम. एक रिदम कंसिस्टेंट होना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए. यानी इसको पढ़ते हुए मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए. रिदम जो है आप उसके अंदर चेंज ला सकते हैं. अब हमारे पास दो प्रोमिनेंट सोनेट फॉर्म्स जिनका हमने जिक्र किया, इटालियन एंड इंग्लिश. अब जो इटालियन लैंग्वेज है उसके अंदर हमारे पास राइमिंग वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो उसकी सोनेट फॉर्म है उसके पास जो राइम स्कीम है, इट वाज इट वाज डिस्टिंक्ट राइमिंग. Rhyme क्या होता है बेसिकली? Rhyme scheme simply refers to the number of end stresses in lines of poetry that rhyme with each other. यानी जिनको हम एक नज़म के अंदर लाइक एंडिंग साउंड्स कहा जाता है, कि वर्ड्स जो हैं लाइक पार्ट एंड हार्ट, ये एक राइमिंग दे रहे हैं एक दूसरे के साथ वर्ड्स. सो यहाँ पे क्या है कि if we talk about Italian sonnet, so इनके टू पार्ट स्ट्रक्चर हुआ करता था. एक था octave, एक था sestet. So octave is 8 lines obviously and sestet is the final 6 lines. यानी दो इसके passages होते थे. जो first one था that was of 8 lines and second was of 6 lines. और इटालियन सोनेट्स में जो ऑक्टेव था दैट ऑलवेज हैड अ राइम स्कीम ऑफ ए बी बी ए ए बी बी ए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, यानी फर्स्ट लाइक पैसेज कह लें जिसको हम ऑक्टेव कह रहे हैं. सो उसकी राइम स्कीम ए बी बी ए. ए बी बी ए मीन्स फर्स्ट लाइन विल बी राइमिंग विद फोर्थ, सेकेंड विल बी राइमिंग विद थर्ड. Similarly, fifth with eighth and sixth with seventh. So ये basically rhyme scheme का एक पैटर्न था. जो सेस्टेट से उसमें क्या था कि जो इटालियन फॉर्म के हवाले से राइमिंग जो थी दैट वाज सी डी सी, डी सी डी, और समटाइम्स सी डी ई और सी डी ई. यानी ये भी सी एंड सी विल बी राइमिंग, डी एंड डी विल बी राइमिंग. सो ई एंड ई विल बी राइमिंग. सो ये थोड़ी सी वेरिएशंस सेस्टेट के हवाले से इटालियन फॉर्म में भी मौजूद थी. उसके मुकाबले में जो इंग्लिश सोनेट्स थी उनको नॉर्मली हम ऑक्टेव्स और सेस्टेट्स में डिवाइड नहीं करते, बल्कि इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेन्स एंड अ कपलेट. ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं. जो couplet है, two lines, a group of 2 lines, that is called a couplet. A line or a 3-line stanza is called a tercet. A 4-line stanza is a quatrain. A 5-line stanza is quintet, and 2 more forms which are known as sestet, which are 6 lines, and octave 8 lines. ये है normally stanza के breaks. So ये जो कपलेट्स हैं ये एक शेर होता है, और जो क्वार्टरेन्स है उसमें 4 मिसरे होते हैं. सो एक शेर में 2 मिसरे होते हैं जो कि कपलेट कहलाता है. सो इटालियंस जो थे इनके पास 4 राइम साउंड थी, लेकिन इंग्लिश जो सोनेट्स थी उसमें राइम स्कीम थोड़ी चेंज हुई. दैट वाज ए बी सी डी ई एफ जी जी. सो दिस वाज वन पैटर्न. यानी लाइन 1 विल बी राइमिंग विद लाइन 3, line 2 will be rhyming with rhyme 4, rhyme 5 with 7, rhyme 6 with 8, and so on. So let's see closely from Shakespearean sonnet, जो कि एग्जाम्पल है इंग्लिश सोनेट स्टाइल की. इसको
आप जो फर्स्ट क्वाट्रेन देख रहे हैं यानी फर्स्ट स्टैंजा जो कि 4 मिसरों के ऊपर मुहित है. So A B means line A, line 1 is A and line 3 is again A. Line 2 is B and line 4 is again B. It means that A is rhyming with A and B is rhyming with B. So time is rhyming with prime and night is rhyming with white. Similarly, we have 2 more quatrains in that, named as CD and EF, and finally we have a couplet which is GG, like both of them rhyme with each other, defense and hence. So this is typical Shakespearean sonnet. Now let us look at Thomas White sonnet, which is example of Italian sonnet. अब ये इंग्लिश ट्रांसलेटेड है या इंग्लिश में ये उसकी अपनी लिखी हुई सोनेट है, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन Petrarchan sonnet, उसके प्रॉपर स्टाइल के ऊपर. दैट हैज 1 octave and 1 sestet. जो octave है that is of 8 lines and sestet is of 6 lines. So this is ABBA, जो कि prominent sonnet style था. ABBA means line 1 is rhyming with line 4 and line 2 with 3. And similarly, if you go beyond, you can see that line 5 is rhyming with 8 and 6 with 7. Like hind is rhyming with behind, mo with so, mind with wind, and for with therefore. Similarly, we have a sestet which is CDD, So that means that C is not rhyming with anyone. C is rhyming with line 4. D, like line 2 is rhyming with line 3. So C means doubt and about. Line DD means vain and plain. And last 2 couplets are rhyming with each other. I am and time. So this shows the example of the Italian sonnet, which is based on Petrarchan model. The final element that we have is volta, which is known as a turn, and it is more thematic than structural. इसमें structural change कम होती है, इसमें thematic change है और ये subjective होता है. Broadly speaking, जो sonnets हैं ये एक topic को present करती हैं, theme को, एक argument को, और फिर then they turn to present one another aspect जो कि उस topic के हवाले से होता है. That may be a counter argument और या कुछ ऐसा जो कि इनिशियल टॉपिक को अंडरमाइन करता है, इनिशियल थीम को या आर्गुमेंट को कंप्लीटली उससे डेविएट करता है. सो इटालियन सोनेट्स में ये जो टर्न है ये जो सेस्टेट है उसकी बिगनिंग में होता है. लाइक इनके साथ जो वर्ड्स होते हैं बात, येट, हाउएवर, इनसे क्या होता है कि पता लगता है कि ऊपर जो हमने कहा उनसे हट के भी कुछ डिफरेंट थॉट्स अवेलेबल हैं. जो इंग्लिश सोनेट्स हैं, द टर्न कैन बी फाउंड इन द फाइनल कपलेट. जो आखिरी शेर होता है उसके अंदर हम इस टर्न को देख सकते हैं. सो ये जो तमाम तर कंपोनेंट्स हैं सोनेट के, दे लाइक द लोकेशन ऑफ दिस टर्न इज मोस्ट वेरिएबल. इट कैन बी चेंजिंग, इट इज नॉट फिक्स्ड. हर मॉडल के अंदर ये डिफरेंट है. सो बेसिकली अगेन वोल्टा क्या है? वोल्टा एक ऐसी सोच है जो कि सोनेट में वो कहीं भी दे सकता है. नॉर्मली ये एंडिंग के करीब होता है और इसका मकसद क्या होता है कि जो अपने ऊपर चीज़ें बयान की हैं उनसे डिफरेंट किस्म का आर्गुमेंट भी आप दे सकते हैं. वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है, उसको रिफ्यूट भी कर सकता है. सो दैट इज बेसिकली अ चेंज, अ टर्न ऑफ थिंकिंग. अब जो सोनेट है उसमें वैसे तो 14 लाइंस एंड आई ऑलरेडी सेड दैट जो 14 लाइंस नहीं है वो सोनेट नहीं है. एक टेटजेयन सोनेट ये भी क्रिएट की गई अमीरा एम एंडरसन ने. सो टेटजेयन इज द हेब्रू नंबर 16. हेब्रू में इसको काउंटिंग में 16 कहा जाता है. ये एक न्यू फॉर्म थी जिसमें एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर यूज किया गया और इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर्स यूज नहीं किए गए. इसमें 4 क्वार्ट्रेन्स थे, 4 मिसरों के 4 क्वार्ट्रेन्स, यानी 4 इसके स्टैंजा से, हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स थी. इसमें जो राइम स्कीम थी दैट वाज A A B B
BBCC, CCDD, DDAA. यानी first two lines were rhyming with ending two lines. अब ये जो सोनेट थी ये बेसिकली इसको हम एग्जैक्टली सोनेट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये सोनेट के म्यार पे पूरा नहीं उतरती. जो पोएम ऑफ 16 or more lines they may be known as styled sonnets, लेकिन they don't have to claim the right to the title sonnet. ये सोनेट नहीं कहला सकती क्योंकि सोनेट essentially 14 lines poem ही होती है. उसके बाद आने वाले जो पोइट्स थे उसमें वर्ड्सवर्थ एंड ऑनवर्ड स्टिल नाउ सॉनेट्स आर रिटन, लेकिन प्राइमरीली यही पैटर्न्स थे, यही दो फेमस मॉडल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, या इटालियन मॉडल को या इंग्लिश मॉडल को. आई होप दिस वाज क्वाइट इजी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Thank you very much. Do subscribe the channel and share with your loved ones. Thank you once again.